तो आइए स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में लोग क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि नेशनलिज्म किस तरह से यूरोप में फैला, फिर एक्चुअली नेशनलिज्म है क्या, फिर यूरोपियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और फ्रेंच सोसाइटी में किस तरह से नेशन का कंसेप्ट आया इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात आता है नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म बेसिकली किसी भी नेशन या फिर कंट्री के प्रति अपनापन का जो फीलिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। यानी कि जो हम लोग का जो फीलिंग होगा टुवर्ड्स अवर कंट्री इंडिया, वो वही उसी फीलिंग को कहते हैं हम लोग नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को हम लोग पैट्रियोटिज्म भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में लोग बेसिकली बात करेंगे किस तरह से नेशनलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है यूरोप के लिए 19th एंड 20th सेंचुरी में। तो बेसिकली उस समय जो यूरोपियन सोसाइटी था उस समय नेशन का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, और यही नेशनलिज्म करता है। उस समय नेशनलिज्म जो था वो पीपल्स को मोटिवेट करता है कि वो जो किसी भी अंपायर या फिर डायनेस्टीज के अंदर जो लोग ऑपरेट हो रहे थे वो लोग को मोटिवेट करता है कि वे लोग भी एक अपना यूनिफाइड नेशन बना सके। जैसे कि उस समय जो हैब्सबर्ग अंपायर था उससे डिफरेंट डिफरेंट नेशंस बना, फिर उस समय जो ऑटोमन अंपायर था उससे भी अलग अलग नेशंस का क्रिएशन हुआ। अब बात करते हैं उसमें यूरोपियन सोसाइटी के बारे में। तो यूरोपियन सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड है, पहला अपर क्लास, दूसरा लोअर क्लास। अपर क्लास बेसिकली किसी भी समाज के उछले वर्ग के लोग को हम लोग एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, और वे लोग काफी धनी होते हैं। क्योंकि वो लोग काफी धनी होते हैं इसलिए वो बाकी सब ग्रुप्स को डोमिनेट या फिर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग इसे डोमिनेंट क्लास भी कहते हैं। लेकिन अपर क्लास काफी कम मात्रा में थे, लेकिन ये लोग काफी यूनिफाइड थे, यानी कि ये लोग के अंदर यूनिटी काफी हद तक ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि ये लोग के अंदर कॉमन इंटरेस्ट था, इन लोग का लाइफ स्टाइल भी सेम था, इन लोग का जितना प्रॉपर्टी था वो सब कंट्री साइड या फिर टाउन हाउसेस में था। उसके बाद ये लोग सेम लैंग्वेज को बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज फॉर डिप्लोमेटिक पॉलिसीज। उसके बाद फिर इन लोग आपस में जितने बहुत सारे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज आपस में मैरिज के बॉन्डेज से बने हुए थे। अब बात करते हैं लोअर क्लास के बारे में। तो लोअर क्लास के जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थे वो पीजेंट्स थे, और कुछ जो थे लैंडलेस वर्कर्स जिनको कि हम लोग सॉक्स भी कहते हैं, उनको एरिस्टोक्रेट्स काफी हद तक लेबर कराते थे उनके, और बहुत कम वेजेस में, और इस सिस्टम को सर्फडम कहा जाता था। अब बात करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अपर क्लास पीपल्स और लोअर क्लास पीपल्स के लाइफस्टाइल में काफी हद तक का अंतर है। अब बात करने वाले हैं कुछ लीडर्स के बारे में यूरोपियन सोसाइटी की। तो ऑटोमन बिस्मार्क एक बेसिकली ये जो ऑटोमन बिस्मार्क है वो जर्मन रिवोल्यूशनरीज है, और बाकी के इधर जो भी है गिजिप मजीनी या फिर गिजिप गैरिबल्डी, ये दोनों इटालियन रिवोल्यूशनरीज है। अब हम लोग के सामने नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट भले एक मिलिट्री डिक्टेटर है, और भले ही पेशे से तो वो मिलिट्री मैन थे, लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनबैलेंस है, उन्होंने क्या किया, अब फ्रांस को अपना राज्य घोषित कर दिया और अपने आप को फ्रांस का राजा। 1804 में उन्होंने क्या किया, अपने आप को फ्रांस का इंपरेटर घोषित कर दिया। भले उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, उनका मानना था कि उनका जो सिस्टम हो, किसी भी तरह का सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम हो, वो सभी क्या हो, कामदार हो, इफिशियंट और रैशनल। वो चाहते थे कि उनका जितना भी सिस्टम हो वो सब इफिशियंट और रैशनल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स और लॉस को पास किए जिसे हम लोग कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, और इसका नाम 1807 में नेपोलियनिक कोड भी कर दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड के कुछ रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने जो है मेंशन नहीं है, उन्होंने क्या किया कि जो बर्थ के ऊपर जो प्रिविलेजेस था उसको बंद कर दिया गया, यानी कि अब क्वालिटी मैटर करेगा। पहले क्या था कि हायरार्कीज जो पोस्ट थे वो बेसिकली पीपल्स को ऐसे ही मिल जाया करते थे, अब जिसके पास जो क्वालिटी होगा उसी के बेसिस पे उसके पोस्ट और पोजीशन डिसाइड होंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, समाज में इक्वालिटी का प्रमोट किया, यानी कि किसी भी लॉ के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल है, यानी कि अगर कोई भी लॉ को तोड़ेगा तो सबको सेम ही पनिशमेंट मिलने वाली है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया, यानी कि अब कोई भी लीगली किसी के प्रॉपर्टी को स्नैच नहीं कर सकता है। उन्होंने गिल्ड सिस्टम को गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को क्या किया, उसको हटा दिया, यानी कि अब इससे क्या हुआ, ट्रेडर्स को काफी हद तक फायदा मिला। उस समय क्या था कि मार्केट में स्टेट भी पार्ट लेता था, यानी कि मान लेते हैं कि कंज्यूमर्स या फिर सेलर्स, यानी जो कंज्यूम कर रहा है,
यानी कि हम लोग जो खरीदते हैं और जो सामान बेच रहा है, वो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते थे स्टेट। और यही क्या कि इसी को नेपोलियंस ने हटा दिया था। उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। उन्होंने वेट और मेजर सिस्टम्स को क्या किया, इसमें यूनिफॉर्मिटी ला दिए। इससे क्या हुआ कि ट्रेडर्स को काफी हद तक आसानी हुई, क्योंकि उसमें कोई नेशंस नहीं था, तो एक नेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थे, और सभी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट वेटिंग मेजर्स, माने कि मेजरमेंट का सिस्टम वहां पे क्या था, पूरा बिगड़ा हुआ था। यानी कि हर एक स्टेट में जाइए तो वहां पे अलग अलग वेटिंग या फिर सिस्टम में, जो माने कि अलग अलग वहां पे कहीं कहीं पे 1 मीटर का वैल्यू 10 में, कहीं पे 1 मीटर का वैल्यू 97 सेंटीमीटर, कहीं पे 100, कहीं 105, कुछ इस प्रकार का वहां पे था। और उन्होंने क्या, नेपोलियन ने क्या किया, इसमें यूनिफॉर्मिटी ला दिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 को। और बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, फ्रांस में कुछ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। यानी कि उस समय जो फ्रांस के जो पीपल्स थे, उन्होंने जो लोअर क्लास पीपल्स थे, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के मेंबर्स घोषित कर दिए, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए 1791 में। तो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट से, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क से क्या हुआ, बेसिकली फ्रांस बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो ये सभी जो चेंजेस थे वो क्या किए थे, एक इंडायरेक्टली माने पीपल्स के हाथ में क्या किए थे, पावर्स को दे दिए थे। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सब मोटिवेट होने लगे। उन लोगों को लगा कि हम लोग जो अभी मोनार्किस के अंदर जो सप्रेस हो रहे हैं, अभी हम लोग जो दब रहे हैं, हम लोग भी रिवॉल्ट करते हैं और मोनार्किस को ओवरथ्रो कर देते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली नेशनलिज्म का जो आइडिया था फ्रांस में कैसे आया। नेपोलियंस ने भी कुछ हद तक नेशनलिज्म के आइडियाज को प्रमोट किया। अब जानबूझ के या फिर नहीं, वो तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। सबसे पहले नेशनलिज्म का आइडिया प्रमोट करने के लिए कुछ लिबरलिस्ट पीपल्स थे, यानी कि कुछ नेशनलिस्ट पीपल्स थे। उन्होंने क्या किया, आइडियाज ऑफ लेग पैथोलियोसिटियोन्स ला ली। यानी कि क्या किया उन्होंने, यानी कि जो अपना जो आइडिया था, यानी कि अभी जो हम लोग का जो रिलेशन होता है विद भारत माता, उसी प्रकार का उन्होंने आइडियाज को डेवलप करने की कोशिश की। उस समय लोगों के पास उन्होंने कंसेप्ट डाला कि एक नेशन होना चाहिए जहां पे एक्चुअली एक सिटीजन का अपने भारत माता के साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। ये जो आइडिया था वो काफी हद तक लोगों को इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो डिस्पोटिक फ्लैग था, यानी कि जो बर्बन डायनेस्टी का जो फ्लैग था, उसको तिरंगा से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, हाइम्स, ओथ को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्या हुआ कि पैट्रियोटिज्म फैला फ्रांस में। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था, वेट एंड मेजर्स को क्या हुआ कि वेट एंड मेजर सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाया गया। फिर फ्रेंच जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, उसको बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद फ्रेंच के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि एक फ्रेंच कैरेक्टर, यानी कि बेसिकली उन्होंने क्या एक इमेजिनरी कैरेक्टर को अपना नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स का आइडिया बना लिया। उन्होंने एक जर्मीनिया था, जर्मीनिया बेसिकली कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, जिनको कि उन लोग का मानना है कि यही उन लोग के ये नेशनलिस्ट सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया फैलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो नेशनल असेंबली भी है। नेशनल असेंबली वो जगह है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट्स के लोग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लोग आपस में बैठ के किसी भी कंट्रीज के एजेंडा के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, अपना माने कि कुछ भी एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो उन लोग में इस तरह से नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप होने लगा, और इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं उन लोग में नेशंस का कंसेप्ट भी आने लगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।